यह कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसे कहा जाता है फादर ऑफ एटॉमिक बम, और इसमें दर्शाया गया है कि आखिर क्यों उसने अपने आप को महाकाल मृत्यु का देवता बोल दिया। जिसमें उसकी इंस्पिरेशन थी खुद हमारे भारत की भगवत गीता, जिसमें कृष्ण जी ने साफ साफ लिखा था कि मैं मृत्यु हूं और मैं ही संसार का विनाशक। शुरुआत में ही हमें ओपेनहाइमर दिखाए जाते हैं जिन पर एक केस चल रहा है, एक छोटी सी कोर्ट में जहां पर कोई आम पब्लिक नहीं बैठी होती है। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि क्या ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर हुए बड़े धमाके के अंदर इन्हीं का ही नाम आगे आ रहा था। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बचपन से ही ऐसे तबाही दिमाग वाले थे, जहां से ये कहानी उनके कॉलेज टाइम के फ्लैशबैक में शिफ्ट हो गई। और यह हम देख पाते हैं कि ओपेनहाइमर को क्वांटम फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। उस वक्त में फिजिक्स में दिलचस्पी होना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन्स एटॉमिक एनर्जी, एटम बम और क्वांटम फिजिक्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ओपेनहाइमर एक रशियन होने के बावजूद भी अमेरिका को अपनी पूरी शिद्दत से अपना चुका था और अमेरिका के लिए एटॉमिक एनर्जी पर कुछ एक नई खोज करके कुछ नया सामने लाना चाहता था। अमेरिकन और रशियन के बीच में कभी भी बना नहीं करती, और इनके बीच की जो कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट, जो कि इन दोनों ही देशों के बीच में झगड़े को भड़काने का काम किया करते थे। एक दिन एक पार्टी में जब ओपेनहाइमर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जीन नाम की एक लड़की से होती है। देखते ही देखते इनके बीच में प्यार हो जाता है और एक सेक्सुअल सीन आता है जो भारत में काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था। ये मूवी अगर इंडिया में रिलीज हुई होती तो कब की बैन हो चुकी होती, क्योंकि गीता की कुछ पंक्तियां यानी कि संस्कृत के श्लोक जो पढ़े गए हैं वह सेक्स करते टाइम पढ़े गए हैं। जीन ओपेनहाइमर की फिजिक्स पर बहुत ही फिदा थी और वो जानती थी कि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा कारनामा होगा तो वो ओपेनहाइमर के हाथों से ही होगा। कॉलेज में ओपेनहाइमर की मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब पर फिजिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जहां कुछ थ्योरीज ओपेनहाइमर की गलत साबित हो रही थी, वहीं फिजिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब होते नजर आ रहे थे। इसी के चलते कुछ साल आगे निकलते हैं। ओपेनहाइमर की मुलाकात केटी डायमंड से होती है, यानी कि इनकी होने वाली पत्नी। रिलेशंस बढ़ जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद के रिलेशनशिप जीन से भी था और वो कई बार उसके साथ मिलने के लिए भी जाया करते थे और साथ में सेक्स भी किया करते थे। मगर जीन हमेशा से ओपेनहाइमर से कहती थी कि तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए, लेकिन ओपेनहाइमर का कहना था कि मेरी शादी हो चुकी है, हम एक रिलेशनशिप में साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारा और मेरा दूर हो जाना ही बेहतर है। इसके कुछ दिन ओपेनहाइमर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं ग्रोव्स, जो कि यूएस जनरल है। उनका कहना था कि रशिया से हमें कुछ गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि वो लोग भी एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे। अगर हमसे पहले उनके पास विश्व ताकत आ गई तो हमारा खात्मा होने में कुछ पल ही लगेंगे, और मैं समझता हूं कि इस एटॉमिक साइंस में आपसे बढ़िया साइंटिस्ट और कोई नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए भी एक ऐसा ही बॉम्ब बनाएं। मगर इस काम के लिए लगने वाली थी एक बहुत बड़ी जगह, काफी सारे साइंटिस्ट और बहुत सारा पैसा, जिसके बाद अपने ही रिसोर्सेज से ओपेनहाइमर कुछ साइंटिस्ट की टीम बनाता है और लॉस अल्मास नाम की जगह पर एक नकली शहर बसाया जाता है, ताकि साइंटिस्ट तो तब भी खुश रहेंगी जब उनकी फैमिलीज उनके पास रहेगी, और जब खुले दिमाग से काम होगा तो रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। एक दिन अपनी इक्वेशंस के चलते एडवर्ड नाम का एक शख्स उनके पास आता है और बताता है कि अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर थोड़ी सी भी गलती हुई कि ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, आसपास के पूरे क्षेत्र यानी कि एरिया को अपने अंदर कवर कर लेगा और तबाही मचा के सब कुछ खत्म कर देगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से जाकर मिलते हैं, जहां पर उनका कहना भी सेम था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। एटम बॉम्ब को पूरा को करने में इन्हें करीब 2 साल से ऊपर का वक्त, ऊपर से $2 अरब की लागत और हजारों लोगों की मेहनत लगती है। इसी बीच ओपेनहाइमर के पास खबर आती है कि मानसिक स्थिति के चलते जीन ने सुसाइड कर लिया है। इस बात पर वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, और ऊपर से जीन ने ओपेनहाइमर ने यह भी कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। मगर यह वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि एटम बम अपने पीक पर था, बस बनने ही वाला था और कुछ मेहनत और करनी थी। जब सभी साइंटिस्ट अपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो एडवर्ड ने हाइड्रोजन का भी ऑप्शन इन्हें दिया था, जो कि एटम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। मगर कोई भी अभी उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपनी इक्वेशंस के चलते ओपेनहाइमर इस बात को जान गए थे कि अगर हाइड्रोजन बम हमने बना लिया तो कोई और देश भी इसकी कॉपी किए बिना नहीं रहेगा, और अगर बाय चांस झगड़ा हो गया
और अगर वर्ल्ड वॉर भी लड़ा गया तो पूरी दुनिया धूल में मिल जाएगी। अब वक्त आ चला था फर्स्ट टेस्टिंग का, जहां पर एक छोटे से नमूने के साथ धमाका किया जाना था, और वो धमाका भी इतना बड़ा था कि सर से इनकी टोपी तक उड़ गई थी। सभी लोग इस नमूने से बहुत ज्यादा खुश थे, और अब ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, जहां पर उनसे यह पूछा जाता है कि बॉम्ब किस पर गिराया जाए। अमेरिका भी एक बड़ी ताकत और रशिया भी एक बड़ी ताकत थी, जिनके बीच में जापान लड़ रहा था, तो प्रेसिडेंट को अपना आसान शिकार जापान लगता है, जिनमें से 16 जगहों में हिरोशिमा नागासाकी का नाम आता है। मूवी में न तो बम गिरते हुए दिखाया गया है, न ही बॉम्ब का विस्फोट। डायरेक्टली रिजल्ट्स पर बात हुई कि जब हिरोशिमा पर यह बम गिरा तो करीब 2,20,000 लोग मारे गए। इस खबर से हालांकि अमेरिकी सरकार बड़ी खुश थी, मगर अंदर ही अंदर ओपनहाइमर इस बात से दुखी थे कि उन्होंने कई परिवार उजाड़ दिए, माओं से उनके बच्चे छीन लिए, बच्चों से उनका फ्यूचर छीन लिया। इनफैक्ट वो हादसा कितना ज्यादा दर्दनाक था, उनकी आंखों के सामने बस वही मंजर घूम रहा था। इसके कुछ दिनों बाद ओपनहाइमर की मीटिंग सीधा प्रेसिडेंट से होती है, जो पहले प्रेसिडेंट बॉम्ब विकास करने को बधाई देते हैं और अमेरिका की जीत का श्रेय भी देते हैं। पर जब ओपनहाइमर उनसे कहते हैं, मेरे हाथ खून से रंगे हैं, तो प्रेसिडेंट उन्हें एक रोंदू बच्चा बुलाते हैं। अब यहां से कहानी कोर्ट रूम पर शिफ्ट हो जाती है, और हमें पता चलता है कि ये पूरा केस साथ में काम करने वाले और ओपनहाइमर से जलने वाले लोगों की वजह से हो रहा है। आखिर में ग्रोव्स की मदद से ओपनहाइमर को सारे इल्जामात से बरी किया जाता है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं ओपनहाइमर को सोचते हुए कि कैसे उनकी आविष्कार से एक दिन दुनिया तबाह हो सकती है, कैसे अगले विश्व युद्ध में पूरी धरती विस्फोट और धुएं से भर जाएगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्लॉट फॉर